बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने गैस लॉज पढ़े और हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुजैक्स लॉ पढ़ा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की और गे-लुजैक्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है? चार्ल्स लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और गे-लुजैक्स लॉ हमें क्या कहता है? गे-लुजैक्स लॉ हमें क्या कहता है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस लॉ के बेसिस पे जब साइंटिस्ट ने ग्राफ प्लॉट किया, रीडिंग्स ली लेबोरेटरी के अंदर, तो उन्होंने ग्राफ बनाया। और ग्राफ कुछ इस तरह से, डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे उन्होंने टेम्परेचर लिया डिग्री सेल्सियस में और वाई एक्सिस पे उन्होंने वॉल्यूम लिया। ठीक है, तो अगर मैं वीटी ग्राफ बनाऊंगा तो उन्होंने जब रीडिंग्स ली तो रीडिंग्स इस तरह से ली और उन्होंने ग्राफ को ऐसा प्लॉट किया। ग्राफ यहीं तक आया उनका, पर उन्होंने ग्राफ को फिर आगे एक्स्ट्रापोलेट किया तो देखा कि ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है। ठीक है, मैं वापस से रीड्रॉ कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक्चुअली ये रीडिंग्स ली थी। मान लीजिए ये 1, 2 और 3 रीडिंग्स उन्होंने ली और 3 रीडिंग लेने के बाद फिर उन्होंने ग्राफ को स्ट्रेट लाइन से स्केल से ऐसा खींच दिया। आपने किया होगा ऐसा। तो यहाँ पर वो मीट कर रहा था वो ग्राफ और ये टेम्परेचर था -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये वाला तो 0 डिग्री सेल्सियस है ना? हाँ जी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे वैसे वैसे वॉल्यूम भी कम हो रहा। ठीक है ना? ये ग्राफ यही बता रहा है कि इधर जाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है और इधर आएंगे तो टेम्परेचर के घटने से वॉल्यूम घट रहा है। तो इसको हम कम करते जाएंगे तो टेम्परेचर के घटने से वॉल्यूम घटता जाएगा। तो ये वो टेम्परेचर एडिशंस जहाँ पे वॉल्यूम 0 हो जा रहा है। आप देखिए, ये वो टेम्परेचर जहाँ वॉल्यूम 0 हो जा रहा है। वॉल्यूम का 0 हो जाना मतलब गैस जो है वो गायब हो जाएगा। गैस गायब हो जाएगा, है ना? जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना? सिमिलरली गे-लुजैक्स लॉ के हिसाब से भी जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो देखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और जब टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो यहाँ भी देखा गया कि ग्राफ का नेचर कुछ वैसा ही आ रहा है। कोई भी ऐसे रैंडम 3 वैल्यूज़ ली गई और उनको स्ट्रेट लाइन से एक्स्ट्रापोलेट किया गया तो ये भी यहाँ मीट कर रही थी। और इंटरेस्टिंगली इस ग्राफ में भी ये टेम्परेचर कितना आ रहा था? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें हमने एक्स एक्सिस में टेम्परेचर लिया है डिग्री सेल्सियस में और वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया है। तो देखा गया कि यहाँ जो वैल्यू आ रही है यहाँ भी वही वैल्यू आ रही है। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये वो वैल्यू है जिस टेम्परेचर पे प्रेशर 0 हो जा रहा है। ठीक है, और ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी 0 हो जा रहा है और दोनों टेम्परेचर सेम आए। तो इससे ये पता चला डिफरेंस कि दिस इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर थ्योरेटिकली। इससे कम टेम्परेचर तो हो नहीं सकता, इससे कम नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट्स, है ना? क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जहाँ वॉल्यूम 0 हो जा रहा है, गैस गायब हो जा रही है। अब गैस का वॉल्यूम नेगेटिव तो नहीं हो सकता। इस ग्राफ को हम और नीचे तो नहीं ले जा सकते। देखो, इस ग्राफ को और नीचे ले जाएंगे तो वॉल्यूम नेगेटिव में चला जाएगा, पर वॉल्यूम नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं है ना, है ना? नेगेटिव वॉल्यूम इज़ नथिंग ना। प्रैक्टिकली नेगेटिव वॉल्यूम तो कुछ नहीं होता। तो इसीलिए केल्विन ने क्या किया कि केल्विन ने अपना स्केल की जो मिनिमम वैल्यू है वो ये रखी और केल्विन ने अपना स्केल यहाँ से शुरू किया। तो केल्विन ने इसी रीडिंग को क्या बोल दिया? इसी को उसने 0 केल्विन बोल दिया। यहाँ से उसने 0 केल्विन की शुरुआत की, 0 केल्विन। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए कि केल्विन का जो स्केल है उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि केल्विन का स्केल शुरू होता है
-273.15 डिग्री सेल्सियस से, इसी को उसने 0 केल्विन बोला है। अब क्योंकि इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए ये वैल्यू नेगेटिव में जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी। इसका मतलब है कि केल्विन स्केल की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 केल्विन, इसी को हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बोला है ना। और उससे कम जो है वो टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि केल्विन स्केल 0 से शुरू होता है और वो सिर्फ पॉजिटिव में जाएगा, 0 केल्विन, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन एंड सो ऑन, पर वो नेगेटिव में कभी भी केल्विन स्केल नहीं जा सकता, है ना। तो केल्विन ने इसी रीडिंग को अपना आधार बनाया था अपने स्केल के लिए। तो इसीलिए केल्विन के स्केल को ही एसआई वालों ने चूज़ किया, है ना। एसआई यूनिट के तौर पे केल्विन स्केल को ही चूज़ किया जाता है। और दुनिया भर में जितने भी साइंटिस्ट अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो केल्विन में ही अपनी रीडिंग्स को लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं। देखिए, ये वो ग्राफ्स हैं, है ना। ये ग्राफ्स आपको कब मिलेंगे? जब आप एक्स एक्सिस पे जो आपने टेम्परेचर लिया है वो टेम्परेचर किस में होना चाहिए? डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हुआ तो ग्राफ्स ऐसे मिलेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर केल्विन में हुआ तो ग्राफ कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज़ वही ग्राफ्स ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इधर वॉल्यूम लिया, इस बार मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ किस में? केल्विन में ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ग्राफ भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी टेम्परेचर केल्विन में ले रहा हूँ और यहाँ प्रेशर ले रहा हूँ। तो इस बार ग्राफ कैसा बनेगा डियर स्टूडेंट्स? ऐसा बनेगा, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? दिस टेम्परेचर इज़ 0 केल्विन ना, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। अभी इससे कम टेम्परेचर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ग्राफ वहीं आके रुक जाएगा, यहीं दी एंड हो जाएगा ग्राफ का। टेम्परेचर घटा रहे तो वॉल्यूम भी घट रहा, मतलब ये लाइन इस तरह से हम जा रहे हैं इसके नीचे। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे टेम्परेचर 0 केल्विन तक पहुँच जाएगा और वॉल्यूम 0 हो जाएगा। T0 पे V0 हो जा रहा है। सेम इज़ द केस विद दिस ग्राफ एज वेल डियर स्टूडेंट्स। ये 0 केल्विन है, यानी ये हमारा -273.15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि डियर स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिया जाएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। लेकिन जब टेम्परेचर केल्विन में होगा तब द ग्राफ विल पास थ्रू द ओरिजिन, द ग्राफ विल पास थ्रू द ओरिजिन, T0 पे V0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेचर वही है ग्राफ का, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही है, तो नेचर वही है, लेकिन सिर्फ ओरिजिन बदल जा रहा है, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर यहाँ सेल्सियस में है और टेम्परेचर यहाँ केल्विन में है, उसके वजह से बस वो ओरिजिन ग्राफ का बदल जा रहा है, बस, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो पहले आप ये कॉपी करना है तो आप ये कॉपी कर लेंगे, पॉज करके आप ये कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम वो टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है थर्मोमेट्री। यहाँ थर्मोमेट्री का क्या मतलब होता है? थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी साइंस की वो ब्रांच जो टेम्परेचर के मेजरमेंट से डील करती हो उसी को हम बोलते हैं थर्मोमेट्री, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्मोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं? तो देखिए यहाँ लिखा है, दोज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ which varies linearly with temperature are called as thermometric properties। यानी कोई भी ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टी है ना जो कि टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करे, उनको हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। और यही वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं डियर स्टूडेंट्स
जिनका हम इस्तेमाल थर्मोमीटर बनाने में करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको बात समझ में आएगी। जैसे ये पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं, लेंथ ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। तो देखिए हमें पता है कि कैपिलरी मतलब क्या, एक बारीक सा एक थिन सा ट्यूब होता है, ठीक है। तो वो हमारा थर्मोमीटर होता है और उसमें लिक्विड की कुछ लेंथ होती है जो पहले मान लीजिए थोड़ी कम होती है ना। और फिर बाद में जब हॉट बॉडी के कांटेक्ट में ये थर्मोमीटर आता है तो फिर ये लिक्विड हीट होता है और ये लिक्विड हीट होके क्या होता है, एक्सपांड होता है। एक्सपांड होके मान लीजिए इसका लेवल बढ़ जाता है। तो लेवल बढ़ जाता है तो हम नई रीडिंग देख सकते हैं, पुरानी रीडिंग इतनी थी, नई रीडिंग इतनी हो गई, है ना। तो लिक्विड के लेंथ का बढ़ जाना या घट जाना, यानी कि लिक्विड की जो लेंथ है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, है ना, और टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ घटेगी, है ना। तो ये लेंथ ऑफ द लिक्विड क्या कहलाएगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्यों, बिकॉज दिस लेंथ इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। सो इट विल बी कॉल्ड एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एग्जाम्पल विच इज़ प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए हमें तो पता ही है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रोवाइडेड कि वॉल्यूम क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। तो देखिए प्रेशर वो एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जो किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो प्रेशर को भी हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर को भी हम एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। सिमिलरली वॉल्यूम इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ के हिसाब से, है ना। प्रोवाइडेड कि प्रेशर यहाँ कांस्टेंट रहना चाहिए। तो सी वॉल्यूम इज़ अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो वॉल्यूम को भी हम एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, हमको पता है कि जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है डियर स्टूडेंट्स, है ना। क्यों बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पागल हो जाते हैं, है ना। आप ये समझिए कि अगर कोई भीड़ जा रही है और अचानक से भीड़ में गोली चला दे कोई, तो क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो वही होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन में केओस बढ़ जाता है, रैंडम मोशन बढ़ जाता है, उसका कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, आपस में टक्कर ज़्यादा होने लगती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से करंट आसानी से फ़्लो नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भागा दौड़ी हो गई है। टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, टकराव बढ़ जाता है ना, और उस वजह से जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सो रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे ये जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ देख रहे हैं, चाहे वो लेंथ हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, रेजिस्टेंस हो, ये सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रही हैं, टेम्परेचर पे। यानी टेम्परेचर के चेंज होने से ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ चेंज हो जाएंगी, तो फिर हम उस हिसाब से टेम्परेचर को मेजर कर पाएंगे, है ना। तो इन्हीं को हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, इज़न्ट इट डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे प्यारी बात ये है कि जो हमारी पहली थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, यानी लेंथ ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, इसका यूज़ करके हमने कैसे थर्मोमीटर्स बनाए हैं, लिक्विड थर्मोमीटर्स बनाए हैं, लिक्विड थर्मोमीटर्स बनाए हैं। ये जो दूसरे और तीसरे जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, इनका यूज़ करके हमने गैस थर्मोमीटर्स भी बनाए हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको अब तक तो यही लगता था कि थर्मोमीटर सिर्फ लिक्विड के बने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, गैस के बने हुए थर्मोमीटर्स भी हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली ये जो एक तीसरा प्रॉपर्टी है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स बनाते हैं। तो इस थर्मोमीटर का एक ख़ास नाम है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है।
तो ये 3 टाइप के थर्मोमीटर्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं, ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। तो चलिए बारी बारी से इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं लिक्विड थर्मोमीटर्स की। लिक्विड थर्मोमीटर मतलब एक ऐसा थर्मोमीटर जिसके अंदर हम लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 मेजर टाइप्स हैं। इसमें एक तो है डियर स्टूडेंट्स मर्क्यूरी थर्मोमीटर, और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा फेमस है ये, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड है ना, मर्क्यूरी थर्मोमीटर। और दूसरा जो हमारा थर्मोमीटर है जो यूज़ होता है, इट इज़ कॉल्ड एज अल्कोहल थर्मोमीटर, है ना। तो अल्कोहल भी यूज़ होता है जी डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, अल्कोहल भी यूज़ होता है। आपको नहीं मालूम था तो आज मालूम चल गया, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मर्क्यूरी थर्मोमीटर में हम मर्क्यूरी को यूज़ करते हैं और अल्कोहल थर्मोमीटर में हम अल्कोहल को यूज़ करते हैं। ये जो लिक्विड्स होते हैं जिनको हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं उनको एक ख़ास नाम दिया गया है, उनको हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। थर्मोमेट्रिक फ्लूइड मतलब वो फ्लूइड जो हम थर्मोमीटर के अंदर में यूज़ करते हैं, उनको हम थर्मोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं डिस्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर की। तो जब हम बात कर रहे हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर की तो यहाँ पर इसका रेंज होता है डियर स्टूडेंट्स लगभग -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस तक ये थर्मोमीटर मेजर कर सकता है ना। तो बड़ा ही अच्छा थर्मोमीटर होता है मर्क्यूरी थर्मोमीटर। बस एक ही डीमेरिट है कि थोड़ा महंगा होता है ना, वरना तो उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किया है डियर स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मर्क्यूरी एज अ थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। वो ये 3 मेजर एडवांटेज हैं मर्क्यूरी यूज़ करने के, कि भाई मर्क्यूरी को ही क्यों यूज़ किया हमने आखिर, ठीक है, एज अ थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। तो पहली बात तो यह है कि उसका स्पेसिफिक हीट बहुत कम होता है। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या है, डोंट वरी, आगे चल के डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी फ़िलहाल बस रट्टा लगा लो इसको कि स्पेसिफिक हीट क्या है, लो होता है भाई, है ना। अभी फ़िलहाल आप इसको रट्टा लगा लें। अच्छा जी, दूसरा क्या है, एक्सपांशन इज़ लार्ज एंड यूनिफॉर्म। जाहिर सी बात है मर्क्यूरी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। तो हमको पता है कि मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो क्विकली जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो डियर स्टूडेंट्स एक्सपांड होता है, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में तो एक्सपांड होगा, आसानी से एक्सपांड होगा। अगर वो सॉलिड स्टेट में रहता तो एक्सपांड होना थोड़ा मुश्किल था। पर हमको पता है कि अगर हम कंपेयर करें सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को, तो फॉर अ गिवन चेंज इन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा एक्सपांशन किसका होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको? देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा एक्सपांशन गैस का होता है, क्योंकि वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। इसीलिए वहाँ पे थोड़ा भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फट से एकदम ढेर सारा एक्सपांशन हो जाएगा। कहाँ पे? गैसेस के अंदर। उससे कम एक्सपांशन लिक्विड्स के अंदर में होता है, और सबसे कम एक्सपांशन कहाँ होता है? सॉलिड्स के अंदर में होता है। इसलिए क्योंकि सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है इन तीनों स्टेट्स में, ठीक है। तो एनीवेज ये तो लिक्विड है, मतलब मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका एक्सपेंशन ठीक ठाक अच्छा खासा एक्सपेंशन हो जाता है, उसका यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है। और एक और पॉइंट है कि इट डज़ नॉट स्टिक टू द ग्लास वॉल्स ऑफ द थर्मोमीटर, यानी कि थर्मोमीटर के ग्लास की जो वॉल्स हैं उसमें वो चिपकता नहीं है मर्क्यूरी, है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर चिपक जाएगा तो अटक जाएगा तो फिर वो हमें रीडिंग नहीं दे पाएगा, उसका एक्सपांशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आई होगी कि एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मर्क्यूरी एज अ थर्मोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। और कभी कभी अल्कोहल भी यूज़ करते हैं कोल्ड कंट्रीज़ में। स्पेशली अल्कोहल का फ़ायदा ये है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम होता है। तो जो हमारा अल्कोहल थर्मोमीटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक वो मेजर कर सकता है ना। और वो उसका अपर लिमिट इसका भी 350 के आसपास है, ठीक है। पर अच्छी बात यह है कि और भी कम टेम्परेचर वो मेजर कर सकता है, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन गैस ऐड कर दो तो 550 डिग्री सेल्सियस तक भी वो मेजर कर सकता है, थोड़ा उसकी अपर लिमिट भी बढ़ जाएगी।
लेकिन एनीवेज इतने डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते थर्मोमीटर का, बस ऊपर ऊपर बस एक बेसिक जानकारी चाहिए हमको, है ना, थर्मोमीटर्स के बारे में। उतना ज़्यादा बारीक जानकारी की हमको ज़रूरत नहीं है ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे हमारे गैस थर्मोमीटर्स की। तो गैस थर्मोमीटर्स में आने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए एक फार्मूला यूज़ होता है, लिक्विड थर्मोमीटर्स हो या गैस थर्मोमीटर हो, लगभग हम हर थर्मोमीटर में इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला ये है कि टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सेल्सियस स्केल अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सेल्सियस स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू any thermometric property at T degree Celsius minus thermometric property at 0 degree Celsius upon thermometric property at 100 degree Celsius minus thermometric property at 0 degree Celsius। ठीक है, तो ये तो जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये जनरल फॉर्म है। इसी को हम अपने लिक्विड थर्मोमीटर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। लिक्विड थर्मोमीटर में हम कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो लेंथ ऑफ द लिक्विड की बात करते हैं तो हम बोलेंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस ज़ीरो अपॉन 100 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू लेंथ एट टी डिग्री सेल्सियस, मतलब इस टेम्परेचर पे लेंथ कितना है वो, यानी अगर लेंथ इतनी है तो टेम्परेचर कितना होगा, है ना, माइनस लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉडिफाइड फार्मूला है हमारा जो हम इस केस में यूज़ कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ और बातें बताता हूँ मैं, आगे बढ़ाते हैं इस कॉन्सेप्ट को और कुछ और बातें करते हैं। तो गैस थर्मोमीटर्स की हम बात कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स, और गैस थर्मोमीटर दो टाइप के होते हैं। तो पहला तो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ठीक है, तो अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप गेल-लुजैक्स लॉ के हिसाब से आ जाएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी ये एक ऐसा थर्मोमीटर है विच ओबेज गेल-लुजैक्स लॉ। ठीक है, गेल-लुजैक्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यही है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर जो कि गैस लॉ जो कि गेल-लुजैक्स लॉ ओबे करता है ना। और यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही थी, टेम्परेचर के साथ प्रेशर चेंज हो रहा होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस ज़ीरो अपॉन 100 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, यहाँ प्रेशर है तो प्रेशर एट टी डिग्री सेल्सियस माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर के बदलने से प्रेशर बदल रहा है। ठीक है, उसी तरह से प्यारे बच्चों एक और टाइप है इस गैस थर्मोमीटर में, वो है दूसरा टाइप जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। हाँ जी बोलिए, कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। तो कांस्टेंट प्रेशर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ गैस थर्मोमीटर। ठीक है, अब ये कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में क्या होता है इसकी भी ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जाहिर सी बात है ना, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर ये चार्ल्स लॉ हो जाएगा, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी ये जो थर्मोमीटर है इट ओबेज चार्ल्स लॉ पे काम करता है ये।
और यहाँ पे वॉल्यूम इज़ द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बिकॉज वॉल्यूम इज़ चेंजिंग विद टाइम, है ना। तो सिंस वॉल्यूम इज़ चेंजिंग विद टाइम, वॉल्यूम विल बी द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम नहीं, ऐसा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100 - 0 इज इक्वल टू वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि गैस थर्मोमीटर में तो जाहिर सी बात है गैस यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग गैस हम यूज़ कर सकते हैं अपने पसंद का, पर ये फ़ायदा क्या है गैस यूज़ करने का? कुछ तो फ़ायदा होगा ना, तभी तो ये कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है गैस थर्मोमीटर का कि ये हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ कि भाई एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग गैस थर्मोमीटर्स, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है डियर स्टूडेंट्स? फ़ायदा ये है कि इट इज़ हाईली सेंसिटिव। सेंसिटिव क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि हमको पता है कि गैसेस में एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्योंकि गैसेस में एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन आएगा, टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ेगा तो गैस काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा और वो हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। वही अगर हम लिक्विड यूज़ कर रहे होते तो लिक्विड में तो बहुत नेग्लिजिबल एक्सपांशन होता। अगर बहुत छोटा टेम्परेचर का राइज़ है, बहुत स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को लिक्विड मेजर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसकी लेंथ उतनी बढ़ेगी ही नहीं, आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे उसको। पर गैस में ये फ़ायदा होता है कि टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ा या थोड़ा भी घटा तो गैस बहुत ज़्यादा एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो हमको आसानी से दिख जाता है, हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि गैस थर्मोमीटर जो है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसका रेंज बढ़ जाता है ना। लार्ज रेंज हमको यहाँ मिलता है, लार्ज रेंज कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि आप देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर के बारे में बताऊं आपको मैं, तो नाइट्रोजन गैस अगर यूज़ करेंगे हम तो N2 गैस के लिए पता है आपको रेंज कितने से कितने हो सकता है? N2 गैस अगर आप यूज़ करेंगे तो आप -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं। देखा आपने डिफरेंस? यानी कितना हाई टेम्परेचर हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि गैस का तो कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता ना, है ना। वही अगर मान लीजिए आपने H2 गैस यूज़ किया तो आप उसको -200 से लेकर के लगभग डियर स्टूडेंट्स आप उसको 500 डिग्री सेल्सियस के लगभग आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो अभी कहने का मतलब ये है कि देखिए रेंज बढ़ गया, आप बहुत हाई टेम्परेचर्स भी यहाँ मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग गैस थर्मोमीटर्स। अगर आप ये चिंता कर रहे हैं कि ये रीडिंग मैं कैसे याद रखूँगा, डोंट वरी, ये सब कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए, इन दोनों पॉइंट्स को बस आपको ध्यान में रखना है कि एडवांटेज क्या है बस गैस थर्मोमीटर का, ठीक है। अच्छा, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप पहले तो पॉज करके कॉपी कर लेंगे ना। कहाँ से कॉपी करना है आपको? यहाँ से। तो पॉज करके पहले आप ये कॉपी कर लें, फिर एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, फिर एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कर लें कॉपी, ठीक है। और एक बार ये कॉपी हो गया डियर स्टूडेंट्स तो उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा थर्मोमीटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या होता है वो जानने के लिए हमें पहले तो ये जानना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। तो देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है R0 × 1 + α × T, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे R क्या है? R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस
एट टेम्परेचर T, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, मतलब इस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा वो R है ना। R0 क्या है? R0 है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इज़ कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को आपको पढ़ना है डिटेल में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वहाँ इस फार्मूला को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आपको एक ब्रीफ में ओवरव्यू दे रहा हूँ बस, ठीक है। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। तो हमें पता चला कि रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, और अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ बीच में एडिशन हो रहा है, तो एडिशन हो रहा है तो भाई अगर टेम्परेचर वाले टर्म को हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, और रिलेशनशिप हमारा जैसे कि पिछले केस में भी हमने देखा था, जैसे गैस के केस में हमने क्या देखा था डिस्टेंस, ये फार्मूला देखा था, ये फार्मूला देखा था। उसके पहले हमने लिक्विड थर्मोमीटर में ये वाला फार्मूला देखा था। तो ऐसा ही एक फार्मूला हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के लिए भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं वो फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100 - 0 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो यहाँ रेजिस्टेंस के टर्म्स में हमने उसी फार्मूला को लिखा है, ठीक है। डिस्टेंस ये जितने भी फार्मूला हैं इसको हम ऐसे मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ तो 100 बचेगा, तो इस 100 को हम ऊपर भेज सकते हैं, तो इसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज़ नथिंग बट R - R0 अपॉन R100 - R0, है ना, इनटू 100। ये 100 कहाँ से आया? ये वाला 100 उधर आके मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो अब इसको इस पूरे को सॉल्व करके जो भी आएगा वो किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस में आएगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर मिलने वाला है हमें। तो इसी फार्मूला को हम मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं सारे केसेस में, ठीक है, जितने भी केसेस हमने अब तक पढ़े। तो आपको जो है वो आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा फार्मूला क्या, ये किस तरह का फार्मूला है और ये फार्मूला प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ होगा। तो डोंट वरी, ये प्रॉब्लम्स में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे यूज़ होगा। उसके पहले एक बात और बता दूं कि जो हमारा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्लैटिनम वायर, है ना। तो प्लैटिनम वायर इज़ यूज्ड इन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। तो अब ये प्लैटिनम वायर हम क्यों यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में? तो इसके दो एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 एडवांटेज ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो बहुत हाई है। तो नंबर 1 वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू इसके लिए बहुत लार्ज होती है। तो अल्फ़ा की वैल्यू लार्ज होने का क्या मतलब है कि याद रखिए, जिस मटेरियल के लिए अल्फ़ा बहुत बड़ा होगा, ये वाला अल्फ़ा देखिए, ये अल्फ़ा जिस मटेरियल के लिए जितना ज़्यादा होगा उतना टेम्परेचर के साथ, है ना, मतलब अल्फ़ा का फॉर्मूला जो लिखा जाता है डिस्टेंस, वो लिखा जाता है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अल्फ़ा का फॉर्मूला इस तरह से, मतलब इसी फार्मूला से ये फार्मूला बनाया गया है। ये फार्मूला भी आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अल्फ़ा की वैल्यू जितनी ज़्यादा, मतलब रेजिस्टेंस में चेंज उतना ज़्यादा। तो आप देखिए, मतलब मैं इस तरह से समझाता हूँ आपको कि अगर टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज आया तो रेजिस्टेंस में बहुत चेंज आ गया, इसका मतलब है कि अल्फ़ा उसका बहुत ज़्यादा है। यानी जिस मटेरियल की अल्फ़ा ज़्यादा होता है
वो बहुत सेंसिटिव मटेरियल होता है, उसके टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज आने से उसका रेजिस्टेंस बहुत चेंज हो जाता है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। हम चाहते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज हो तो रेजिस्टेंस बहुत सारा चेंज हो जाए, ताकि वो डिटेक्ट कर पाएँ, हम चेंज इन रेजिस्टेंस को हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि रेजिस्टेंस कितने से चेंज हुआ, है ना। तो टेम्परेचर थोड़ा भी चेंज होने से रेजिस्टेंस बहुत सारा चेंज हो जाना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि अल्फ़ा ज़्यादा है उस मटेरियल का। और जिस मटेरियल का अल्फ़ा ज़्यादा होता है उसके रेजिस्टेंस में ज़्यादा बदलाव आता है। तो अगर रेजिस्टेंस में ज़्यादा बदलाव आ रहा है तो हम उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। यही फ़ायदा है हमारा अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होने का, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ आई होगी। तो अगर हम रेंज की बात करें डियर स्टूडेंट्स, अच्छा खासा रेंज है यहाँ पे। ये जो थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं प्लैटिनम वायर के साथ, तो ये मेजर कर सकता है लगभग -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ये लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर मेजर कर सकता है। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे इसका रेंज है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आप डियर स्टूडेंट्स पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप जो है बस करेंगे आज के लिए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो फार्मूला हमने पढ़े हैं, जैसे कि ये वाला फार्मूला हो गया, है ना, या नहीं तो जो ये वाले फार्मूला हो गए, ये फार्मूला, इन सभी फार्मूला का हम यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये जो जितने भी हमने फार्मूला पढ़े हैं इनका हम यूज़ कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके डियर स्टूडेंट्स।